हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द हाइड्रोडायनामिक्स, जिसमें हमने किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड के ऊपर कौन कौन से बल लगते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आपका ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंस फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी की वजह से फोर्स, इन सब के बारे में बात की थी। उसी के आधार पर हमने रेनॉल्ड्स इक्वेशन, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, आयलर इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन की बात की थी। इसके बाद हमने बर्नौलीज इक्वेशंस को डिफाइन किया था, बर्नौलीज थ्योरम को डिफाइन किया था और बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशंस थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे आपकी वेंचुरी मीटर, आपकी ओरिफिस मीटर और आपकी पिटोट ट्यूब, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है आपका ओरिफिस एंड माउथ पीस। तो अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, जो है आपका ओरिफिस एंड माउथ पीस, तो सबसे पहले हम डिफाइन करें, एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे ओरिफिस की और उसके बाद हम बात करेंगे माउथ पीस की। तो सबसे पहले अगर ओरिफिस को डिफाइन करना हो, ओरिफिस मीटर हमने पहले डिस्कस किया था। तो ओरिफिस मीटर और ओरिफिस दोनों अलग अलग डिवाइसेज हैं। ओरिफिस मीटर के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज फ्रॉम द पाइप। लेकिन यहाँ पे ये ओरिफिस मीटर नहीं है, यहाँ पे केवल ओरिफिस है। इसको हम कैसे डिफाइन करें या ओरिफिस होती क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर बात करें इस ओरिफिस की, तो ओरिफिस क्या है? इट इज़ a small opening of any cross-sectional area provided at the one side of the tank or at the bottom of tank from which fluid is flowing, and it is used to calculate the discharge from the tank or any vessel। मतलब यह एक किसी भी टैंक के साइड में या किसी भी टैंक के बॉटम में एक स्मॉल ओपनिंग है जिसमें से फ्लूइड फ्लो होता है और उसी से हम उस वेसल से या टैंक से डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ एम्प्टिंग द टैंक। मतलब किसी भी टैंक को खाली होने में कितना समय लगता है, टाइम लगता है, वो भी हम ओरिफिस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ओरिफिस की डेफिनेशन की, या इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ओरिफिस को आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया which is provided at one side of tank or at the bottom of tank through which fluid is flowing। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की। एंड इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज फ्रॉम एनी टैंक। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की कि जो ओरिफिस है उसको हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ एम्प्टिंग द टैंक। मतलब किसी भी टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगता है विदाउट एनी स्टॉप वॉच, हम उससे ओरिफिस से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की। इसके बाद हम बात करेंगे जो ओरिफिस है उसको किस किस तरह से हम क्लासीफाइड करते हैं। तो बात हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिफिस, एक एक करके किस किस कैटेगरी में हम क्लासिफिकेशंस करते हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करें, सबसे पहली है आपकी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ओरिफिस। तो उसमें दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। पहली आपकी होती है स्मॉल ओरिफिस और दूसरी आपकी होती है लार्ज ओरिफिस। तो ओरिफिस स्मॉल होगी, लार्ज होगी, वो केवल हम जो भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ओरिफिस की उसके साइज से नहीं बता सकते। इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द हेड अवेलेबल अबव द सेंटर ऑफ द ओरिफिस। मतलब ओरिफिस के सेंटर में कितना हेड अवेलेबल है, उसी से हम कैलकुलेट करते हैं कि जो ओरिफिस है वो स्मॉल होगी या लार्ज होगी। सपोज हम एक एग्जांपल लें, सपोज ये आपका कोई भी टैंक है, सपोज
और इसके साइड में आपने एक ओरिफिस को प्रोवाइड करवा दिया इस तरह से, और इसकी जो डेप्थ है सपोज मैंने मान ली d, और इसके सेंटर से जो ये फ्री सरफेस है ये अवेलेबल हेड मान लिया h। तो इस h और इस डेप्थ से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो स्मॉल ओरिफिस होगी या लार्ज ओरिफिस होगी। तो जनरली स्मॉल ओरिफिस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्मॉल ओरिफिस को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि इसके ऊपर जो हेड है अगर वो इसकी डेप्थ के 5 टाइम्स से ज़्यादा होगा हेड, तो इसका मतलब ये होगी स्मॉल ओरिफिस। मतलब इफ़ h यानी हेड इज़ ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ इट्स डेप्थ ऑफ ओरिफिस, तो यह कैटेगरी जो होगी वो आपकी स्मॉल कैटेगरी में होगी। और अगर जो हेड है सपोज ये हेड है इट इज़ लेस देन 5 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ ओरिफिस, देन दिस ओरिफिस इज़ नोन एज लार्ज ओरिफिस। तो जनरली स्मॉल ओरिफिस और इसको हम केवल इसके डेप्थ से कैलकुलेट नहीं कर सकते, डेप्थ और हेड में किस प्रकार से रिलेशन है, मतलब ये हेड जितना ज़्यादा ऊपर होता जाएगा इसके कंपैरिजन में तो इसका मतलब वो स्मॉल होती जाएगी, और जितना हेड इसका नज़दीक आता जाएगा इस डेप्थ से, और ये रिलेशन किस तरह से होगा, इस तरह से। तो ये तो हो गया पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ ओरिफिस। शेप ऑफ ओरिफिस मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो किस प्रकार से है। तो शेप आपकी क्या क्या हो सकती हैं ओरिफिस, सबसे पहले आपकी सर्कुलर ओरिफिस भी हो सकती है, उसके बाद आपकी ट्रायंगुलर ओरिफिस भी हो सकती है, उसके बाद अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर ओरिफिस, तो इस तरह से लगभग आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो किस प्रकार का है उससे भी हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी अकॉर्डिंग टू द साइज और अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ ओरिफिस। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिस्चार्ज, मतलब जो ओरिफिस से डिस्चार्ज हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, उसके बारे में कैसे क्लासीफाइड किया गया उसके बारे में हम देखते हैं। इसके बाद हम बात करें कैटेगरी की, तीसरी कैटेगरी है आपकी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिस्चार्ज। तो सबसे पहली है फ्री डिस्चार्ज ओरिफिस, और उसके बाद है सबमर्ज्ड ओरिफिस। तो उसको हम कैसे डिफाइन करें, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज इस तरह से आपकी कोई भी ओरिफिस है और इसमें हेड अवेलेबल इतना है सपोज, और यहाँ पे आपने एक स्मॉल ओपनिंग दी और इससे जो भी जेट निकलता है वो फ्री टू द एटमॉस्फेयर है, तो इसको हम बोल सकते हैं फ्री डिस्चार्ज ओरिफिस। बात करें हम सबमर्ज्ड ओरिफिस की, तो सबमर्ज्ड ओरिफिस में भी आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया हो गया है। पहली आपकी है फुल्ली सबमर्ज्ड ओरिफिस, और दूसरा आपका है पार्शियली सबमर्ज्ड ओरिफिस। तो फुली सबमर्ज्ड ओरिफिस का मतलब क्या है, अगर सपोज फुली सबमर्ज्ड ओरिफिस का मतलब है जो भी आपका फ्री डिस्चार्ज हो रहा है वो किसी टैंक में डिस्चार्ज हो रहा है जो कि फुल है। सपोज इधर कोई भी टैंक है और यहाँ पे हेड अवेलेबल इतना है, मतलब यहाँ से जो डिस्चार्ज है वो कम्प्लीटली आपका इस दूसरे टैंक के अंदर होता है, तो जिससे हम बोलते हैं फुल्ली सबमर्ज्ड ओरिफिस। और बात करें पार्शियल सबमर्ज्ड ओरिफिस की, तो पार्शियल सबमर्ज्ड ओरिफिस क्या होता है, सपोज ये लेवल आपका यहाँ नहीं होके सपोज ये लेवल आपका इसके बिल्कुल सेंटर में होता है यहाँ पे, तो इसी को हम बोलते हैं पार्शियली सबमर्ज्ड ओरिफिस। पार्शियली मतलब कुछ ऊपर वाला हिस्सा फ्री टू द एटमॉस्फेयर है और नीचे वाला जो भी पोर्शन है वो किसी टैंक के अंदर डिस्चार्ज होता है, तो मतलब ये कंप्लीटली भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा है पार्शियली, मतलब कुछ हिस्सा फ्री है और कुछ हिस्सा सबमर्ज्ड है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड नहीं है, उसे हम बोलते हैं पार्शियली डिस्चार्ज। तो ये बात हुई कैटेगरीज की। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मूले के बारे में हम देखेंगे किस तरह से फॉर्मूले डिस्कस किए जाते हैं। इसके बाद जो कैटेगरी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें आपको बता दूं कि इसके बाद जो कैटेगरी होती है वो एज के अकॉर्डिंग होती है। जैसे सपोज जो ओरिफिस की जो एज है, अपस्ट्रीम एज है, वो किस प्रकार की है, तो उसमें शार्प एज ओरिफिस को भी लेते हैं और इसमें बेल माउथ ओरिफिस को भी लिया जाता है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिससे हम किसी भी ओरिफिस को डिफाइन करते हैं। तो ये बात हुई क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसी भी ओरिफिस से डिस्चार्ज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लो थ्रू एन ओरिफिस। अगर हम बात करें एक और टॉपिक की, फ्लो थ्रू एन
ऑरिफिस। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझें। सपोज आपके पास कोई भी इस तरह से टैंक है और इस टैंक से आपकी एक स्मॉल या एक ऑरिफिस को आपने प्रोवाइड करा रखा है। सपोज ये आपका हेड अवेलेबल है और इस हेड जो भी आपका सेंटर है यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आपकी है h, और यहाँ से आपका एक डिस्चार्ज से जेट निकलता है इस तरह से, और इधर से हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जो डिस्चार्ज है या जो वेलोसिटी है यहाँ पे इस जेट पे जो वेलोसिटी है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेलोसिटी कितनी होगी इस ओरिफिस की उसके बारे में, तो कभी भी देखो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम किन्हीं भी दो पॉइंट को कंसीडर, सपोज ये आपकी सेंटर लाइन है, इस पॉइंट को अगर हम मानते हैं 1 और इस पॉइंट को अगर हम मानते हैं 2, और सपोज मैं मान लेता हूँ कि जो स्मॉल ए है वो है एरिया ऑफ ओरिफिस और ये h हमने माना हेड अवेलेबल फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिफिस। तो सबसे पहले देखो अगर हमें डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना होता है तो डिस्चार्ज का सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या पढ़ते आ रहे हो आप? इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी। हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, जो क्यू है वो है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो अगर मुझे इस ओरिफिस से डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना है, इस ओरिफिस से डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना है, तो दो चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी। पहली आपकी एरिया जो कि दिया हुआ होगा आपको, एरिया उसका डायमीटर दिया होगा या जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया वो दिया होगा, लेकिन साथ में हमें कैलकुलेट करना है इस वेलोसिटी को। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इस वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो कभी भी वेलोसिटी किसी भी h डेप्थ पे वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं 1 और ये 2। यहाँ पे एक पॉइंट है वो इनसाइड द टैंक है और दूसरा है आपका फ्री टू द एटमॉस्फेयर। तो इस 2 पॉइंट पे हमें वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अप्लाई करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन को। तो बर्नौलीज इक्वेशन को अगर हम अप्लाई करें, बर्नौलीज इक्वेशन एट 1 एंड 2, हमने इससे पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था, वो आपकी थी P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। तो बात करें P1 अपॉन रो जी की, मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा। अगर इस पॉइंट का जो हेड अवेलेबल है वो h है, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था किसी भी h डेप्थ पे जो प्रेशर है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ मुझे किसकी ज़रूरत है, P अपॉन रो जी की, जो कि किसके बराबर हो जाएगा h। तो ये P1 अपॉन रो जी जो कि किसके बराबर हो जाएगा h, प्लस बात करें हम V1 वेलोसिटी की, तो V1 चूँकि वेलोसिटी के लिए हमने ये डिस्कस किया था, जब एरिया बिल्कुल आपका कम होता है तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर लार्ज एरिया हो जाता है तो वेलोसिटी आपकी बहुत कम हो जाती है। तो कंपैरिजन करें यहाँ 1 और 2 की, तो 2 का एरिया इसके एरिया से बहुत ही कम होने की वजह से जो V1 वेलोसिटी होगी वो बहुत ही कम होगी एज़ कम्पेयर टू द V2। तो यहाँ पे V1 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ V1 को नेगलेक्ट करते ही ये वैल्यू खत्म होकर 0 हो जाएगी। Z1 और Z2 की बात करें, क्योंकि रेफरेंस लाइन आपका ये है, तो यहाँ पे Z1 और Z2 की वैल्यू आप 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो ये Z1 और Z2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये H जो कि बराबर हो जाएगा। बात करें P2 अपॉन रो जी की, P2 मतलब ये जो फ्रीली आपकी डिस्चार्ज हो रही है जेट, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। तो अगर हम इसको मानते हैं गेज प्रेशर, अगर हम रो जी एच लेते हैं तो गेज प्रेशर का अगर ये मानते हैं तो ये हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानेंगे, तो इसको हम 0 कंसीडर करते हैं। तो इस वैल्यू को 0 करते ही आपका जो h है वो बराबर हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन 2G के, और यहाँ पे जो V2 है वो आपकी हो जाएगी √2 इंटू जी इंटू एच। तो ये तो मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना किसी भी h डेप्थ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी √2GH। लेकिन साथ में आप हमेशा ये ध्यान रखना ये जो वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट की है ये आपकी थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, इट इज़ थ्योरेटिकल वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ हमने जब बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई किया है तो हमने आइडियल कंडीशन मानी, हमने किसी भी तरह के लॉस को कंसीडर नहीं किया है। तो V इज इक्वल टू √2GH आपकी थ्योरेटिकल वेलोसिटी होती है। बात करें हम डिस्चार्ज की, डिस्चार्ज हम मानते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी से। एरिया मैंने माना था स्मॉल a और √2 हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू एच, और यहाँ पे जो भी डिस्चार्ज होगा वो भी डिस्चार्ज कौन सा होगा, थ्योरेटिकल, क्योंकि हमने किसी भी लॉस को कंसीडर नहीं किया है। तो ये तो बात हुई एक ऑरिफिस की। और इसके बारे में अगर हम रियल प्रॉब्लम्स की बात करें
तो थ्योरेटिकल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक्चुअल होता है। तो थ्योरेटिकल और एक्चुअल को कैसे रिलेट किया जाए, उसी के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे आपका कोफिशिएंट्स के बारे में। जितने भी आपके हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स हैं इन केस ऑफ ओरिफिस, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक एक करके उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बात हम करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें जो भी आपकी ओरिफिस है उसको डिफाइन करना जरूरी है। सपोज ये एक कोई भी टैंक है और इस टैंक से आपने एक ओरिफिस को प्रोवाइड करवाया और इस ओरिफिस से फ्री डिस्चार्ज हो रहा है किसी भी लिक्विड का। जब भी इस ओरिफिस से फ्री डिस्चार्ज होगा तो यहाँ इसके जेट में एक ऐसा एरिया आता है जिसका क्रॉस सेक्शन काफ़ी मिनिमम होता है। उस मिनिमम एरिया को हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। सबसे पहले वो जो जेट होता है वो कुछ डिस्टेंस के बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद वो पैराबोलिक जेट के रूप में निकलता है। तो यहाँ एक सेक्शन आता है मिनिमम एरिया वाला, उसे हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। और ये आपका हो गया जेट, ये हो गया एच आपका हेड अवेलेबल। तो सबसे पहले हम उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि जो ए है वो आपका होता है एरिया ऑफ ओरिफिस और एच आपका है हेड अवेलेबल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला जो आपका कोफिशिएंट होता है वो आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जिसको आप बोलते हो CD। तो सबसे पहले हम डिफाइन करें जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है CD, उसको कैसे डिफाइन करें। तो CD को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। और एक्सपेरिमेंट में हम इस CD को बाकायदा लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होता है ओरिफिस के लिए CD, और जितने भी कोफिशिएंट हम आगे पढ़ेंगे उसको कैसे निकाला जाए। तो अभी हाल फिलहाल बात हम कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की। तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। मतलब यहाँ जो आपकी ओरिफिस है, यहाँ जो ओरिफिस है वहाँ पे थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कितना है जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, जो हमने थ्योरी पढ़ी हुई है उसकी सहायता से निकालते हैं। और दूसरा हमें एक्चुअल डिस्चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो एक्चुअल डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, एक मेजरिंग टैंक को लेके आया जाता है। क्योंकि सबसे पहली कंडीशन तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो हेड है ये हमेशा आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। स्टडी स्टेट की कंडीशन लाने के लिए, स्टडी फ्लो की कंडीशन का मतलब है टाइम के साथ यहाँ पे जो भी वेलोसिटीज़ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका हेड चेंज होता जाएगा तो वेलोसिटीज़ भी चेंज होती जाएंगी। तो सबसे पहली कंडीशन है इस लेवल को कांस्टेंट रखते हुए ही हम सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो ये हेड कैसे कांस्टेंट रखा जाए, जितना यहाँ पे इनलेट होता है उतना ही आपका आउटलेट होगा। वॉल की डिफरेंट कंडीशन से हम उनको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये लेवल आपका हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। तो बात करें हम एक्चुअल डिस्चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होगा, यहाँ से एक्चुअल डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए ये जो जेट है इसके लिए हम एक मेजरिंग टैंक को यहाँ पे लेके आते हैं। और मेजरिंग टैंक का जो एरिया है वो आपका डिफाइन होता है। तो एरिया डिफाइन होने की वजह से क्यू एक्चुअल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। क्यू एक्चुअल को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, जितना डिस्चार्ज यहाँ से निकला उतना ही डिस्चार्ज इस टैंक में आपका आता है। मतलब जितना वॉल्यूम पर सेकंड यहाँ से निकलेगा उतना ही वॉल्यूम पर सेकंड यहाँ पे कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होगी, एक तो इस टैंक का एरिया कितना है और दूसरा इसकी जो हाइट है वो टाइम के साथ कैसे चेंज होती है, कितने समय में कितनी हाइट चेंज होती है। तो क्यू एक्चुअल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ टैंक into height upon time। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये एक्चुअल है, क्योंकि ये लॉस से होकर गुजरा हुआ है। मतलब यहाँ पे एक्चुअल डिस्चार्ज, यहाँ पे एक्चुअल डिस्चार्ज, यहाँ पे एक्चुअल डिस्चार्ज और यहाँ पे एक्चुअल डिस्चार्ज हमेशा बराबर रहेगा स्टडी स्टेट की कंडीशन में। तो यहाँ पे एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए हम इस मेजरिंग टैंक को यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ एक्चुअल डिस्चार्ज और यहाँ एक्चुअल डिस्चार्ज आपका बराबर रहेगा। दूसरी बात करें, ये तो एक्चुअल डिस्चार्ज निकला। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता है, इस ओरिफिस से एरिया और इनटू यहाँ की वेलोसिटी। तो एरिया तो हमने मान लिया a और यहाँ की वेलोसिटी अभी हमने डिस्कस की थी, इट इज़ √2gh। तो ये हो गया आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। दोनों वैल्यूज़ हमें निकल गई और CD को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जनरली जो ओरिफिस के लिए CD की वैल्यू होती है वो लगभग 0.62 से 0.64 की तरफ वेरी करती हैं। तो ये तो बात हुई कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की। इसके बाद हम नेक्स्ट कोफिशिएंट की बात करते हैं। दूसरा जो कोफिशिएंट डिफाइन होता है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो दूसरा जो कोफिशिएंट है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ
वेलोसिटी जिसको हम लिखते हैं CV से, और इस CV को हम कैसे डिफाइन करते हैं, CV को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वेना कॉन्ट्रैक्टा पे और जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी होगी उनका जो रेशियो होता है इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। यहाँ हम बात करें इट इज़ एक्चुअल वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। थ्योरेटिकल वेलोसिटी तो सपोज CV को हम कैसे कैलकुलेट करें, एक्चुअल वेलोसिटी हम मान लेते हैं इट इज़ V, और थ्योरेटिकल वेलोसिटी की अभी अभी हमने बात की, इस ओरिफिस पे जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी अंडर रूट 2GH। तो ये वैल्यू होगी आपकी अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एच। तो ये तो बात हुई डेफिनेशंस की। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के लिए हम CV को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो CV को कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसके लिए हम यहाँ पे एक CC सेक्शन मान लेते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, और यहाँ पे हम एक्चुअल वेलोसिटी मान लेते हैं V, और सपोज इस पार्टिकल को हम ऑब्जर्व करते हैं और कुछ टाइम बाद ये जो पार्टिकल है, सपोज टाइम t बाद वो पार्टिकल कुछ यहाँ आ जाता है, और यहाँ इसने x और y में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की उसी की सहायता से हम इस कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज अगर हम बात करें यहाँ एक सेंटर लाइन से, तो हम ये बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं y, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं x। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है। तो अगर हम बात करें x की, इस x को हम कैसे डिफाइन करें, क्योंकि जो वेलोसिटीज़ है वो आप डिफाइन करते हो इट इज़ डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम t। तो यहाँ से अगर हम देखें इस x को कैसे कैलकुलेट किया जाए, अगर इसकी वेलोसिटी v है, हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी थी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही थी जो कि v थी, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ से अगर दूसरे पार्ट की तरफ करें तो x को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इट इज़ v मल्टीप्लाई बाई टाइम t, क्योंकि t डिस्टेंस v वेलोसिटी है, टाइम t है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो हम लगा सकते हैं। दूसरा ये y निकालने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो आपका s स्क्वायर है वो u स्क्वायर प्लस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में है वो 0 है, तो 0 होते ही ये जो y डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा इट इज़ हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। हम ये पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से जो टाइम t है उसको हमें पुट करना है इस इक्वेशन t में। तो हम बात करें y की, तो यहाँ पे हाफ g और इस t की जगह हम रख सकते हैं x अपॉन v का स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम बात करें v स्क्वायर की तो ये हो जाएगा g x स्क्वायर अपॉन 2y, और फाइनली अगर हम v की बात करें तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। तो इस तरह से हम v को कैलकुलेट करते हैं। आपके पास अगर दो कोऑर्डिनेट है x और y, तो एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें एक्चुअल वेलोसिटी से भी इंपॉर्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए। यहाँ इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखें, CV बराबर v की जगह आप रख सकते हो अंडर रूट जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, और डिवाइड कर दिया हमने अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एच से। तो यहाँ देखिए रूट जी है, यहाँ पे रूट जी है, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ फाइनल अगर CV की वैल्यू देखें तो x अपॉन ये 2 और 2 4 है, नीचे अंडर रूट ही है, तो ये 2 और 2 4 इंटू वाई और इंटू ये h। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका CV का। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको x और y की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हेड कितना है वो आप पहले से ही जानते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, किसी भी पॉइंटर से मेजरिंग स्केल से हम एक x वेना कॉन्ट्रैक्टा पे रखते हैं और दूसरा पॉइंट हम किसी भी रैंडम लोकेशन पे रखते हैं। x कितना ट्रैवल किया, y कितना ट्रैवल किया, वो वैल्यू रखते ही आप कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये साथ साथ में डेफिनेशन के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला पूछा हुआ है कि जो CV है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हम हमेशा ध्यान रखना इट इज़ x और अंडर रूट 4yh। तीसरा जो कोफिशिएंट हम डिफाइन करते हैं वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तीसरे कोफिशिएंट की हाइड्रोलिक कोफिशिएंट की बात करें तो ये आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ
कॉन्ट्रैक्शन जिसको आप बोलते हो सीसी, तो इस सीसी को कैसे डिफाइन किया जाए। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जेट जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके एरिया में कितना कॉन्ट्रैक्शन होता है, वही आपको एक तरह से डिफाइन करता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ही ये जेट निकलता है तो कुछ डिस्टेंस पर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि वेना कॉन्ट्रैक्टा पर जितना एरिया है और जो आपका ओरिफिस पर जितना एरिया है उनका रेशियो ही आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइड किया हमने एरिया ऑफ ओरिफिस। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करता है तो एरिया इस सी सेक्शन पे कितना है और इसका जो ओरिफिस का एरिया वो कितना है। तो मेजरिंग डिवाइस से हम जेट पर कितना है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन से हम देखते हैं कि जो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। कैसे कैलकुलेट सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमने देखा था, इट इज़ क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल। एक्चुअल डिस्चार्ज की बात करें तो एरिया इंटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा एक्चुअल एरिया इंटू एक्चुअल वेलोसिटी, ये हो जाएगा थ्योरेटिकल एरिया इंटू वेलोसिटी थ्योरेटिकल। तो यहाँ अगर हम बात करें एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया, तो एक्चुअल एरिया तो आपका यही हुआ जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो थ्योरेटिकल एरिया आपका ओरिफिस का, तो ये एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया उसको हम बोलते हैं सी सी, और एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी इसको आप बोलते हो सी वी। तो सी डी इज इक्वल टू सी सी इंटू सी वी। तो कभी भी दो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, तीसरी वैल्यूज़ की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो इस फॉर्मूले से, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में एज इट इज़ फॉर्मूला भी पूछा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना जो सी डी होगा इट इज़ सी सी इंटू सी वी। तो किसी भी दो वैल्यूज़ से हम तीसरी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें वैल्यूज़ की, तो लगभग हमने बात की थी कि जो CD है वो 0.62 से 64 लिया जाता है। CV की अगर हम बात करें तो जनरली CV की वैल्यू आप 0.94 टू 0.98 ले सकते हैं, और CC की वैल्यू इसी रेशियोज़ में आपकी चेंज होती है। एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो भी आपका कोफिशिएंट्स के ऊपर है या डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाए उसके ऊपर, तो क्वेश्चन है आपका, टू स्मॉल ओरिफिस ए एंड बी ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ ए टैंक एट ए डेप्थ H1 एंड H2। डायग्राम आपको दिया हुआ है, मतलब दिया तो नहीं हुआ लेकिन मैंने आपको पहले से ही बना के रखा हुआ है। बिलो द ओपन लिक्विड सरफेस इफ द डिस्चार्ज थ्रू ए एंड बी आर इक्वल, कहता है कि जो डिस्चार्ज है वो ए ओरिफिस और बी ओरिफिस से सेम है, तो H1 और H2 का रेशियो क्या होगा, और CD की वैल्यूज़ भी आपकी बराबर है। तो एक ही कंडीशंस हमें पुट करनी है। कंडीशंस क्या है, जो डिस्चार्ज ऑफ ए है और जो डिस्चार्ज ऑफ बी है वो आपस में हमेशा क्या है, बराबर। और किसी भी ओरिफिस से डिस्चार्ज के लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ ए ओरिफिस और इंटू वेलोसिटी एट ए, जो कि बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। तो एरिया ऑफ ए डायमीटर आपको दिया हुआ है π/4, जो ए का जो आपका डायमीटर दिया हुआ है वो डायमीटर आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। और अगर हम बात करें इस पे जो वेलोसिटी है, चूँकि देखो अभी हम बात करते हैं ये थ्योरेटिकल की, क्योंकि CD की वैल्यूज़ दोनों केस में आपको बराबर दी हुई हैं। अगर आप CD की वैल्यूज़ रखते भी हो तो आपकी कैंसिल हो जाएंगी। हाँ, अगर CDs दोनों के केस के लिए अलग अलग होता तो यहाँ हम CD A कर देते और यहाँ हम CD B कर देते, लेकिन यहाँ आपस में सेम होने की वजह से कैंसिल हो गई। तो एरिया हो गया π/4, क्योंकि सर्कुलर है, डायमीटर आपको दिया है 1 सेंटीमीटर। इस A पॉइंट पे A ओरिफिस का जो वेलोसिटी होगी वो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ √2g। इसकी जो डेप्थ होगी वो H1 बराबर हो जाएगा π/4 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का जो डायमीटर है वो 2 है, और √2 इंटू जी इंटू H2। हमसे पूछा है रेशियोज़ ऑफ H1 और H2 का रेशियो कितना होगा। तो यहाँ से ये देखिए π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, √2g से √2g कैंसिल हो जाएगा। हम इसका स्क्वायर करें तो यहाँ 1 है इंटू H1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर है 4, और इस 4 का भी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा इंटू H2 का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर करोगे अंडर रूट के अंदर है। तो यहाँ पे जो H1 है वो आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, H1/H2 की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 16। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये समझना है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में इसको डिस्कस किया गया है।
एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आपका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटीज से कैलकुलेट होगा। ए टैंक हैज़ टू आइडेंटिकल ओरिफिस इन वन ऑफ इट्स वर्टिकल साइड्स, द अपर ओरिफिस इज 3 मीटर बिलो। 3 मीटर बिलो दो ओरिफिस दी हुई हैं, एक तो 3 मीटर बिलो है और दूसरी आपकी 5 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। इफ द वैल्यू ऑफ CV फॉर ईच ओरिफिस इज 0.96, दोनों ओरिफिस के लिए जो CV है वो 0.96 है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 जेट। बोला गया कि जो 2 जेट निकलते हैं इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, वो मतलब इस डिस्टेंस x दोनों के लिए सेम रहेगी क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये बताया गया कि जो CV है वो दोनों के लिए बराबर हैं, मतलब CV A के लिए और CV B के लिए आपका बराबर है, या इसको 1 या 2 मान लो। A को अगर हम 1 मानते हैं और B को 1 इसको A को 1 मान लेते हैं, B को 2 मानते हैं, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो CV के लिए हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था कि जो CV होता है वो आपका होता है x1 अपॉन √4 y1 h1 और ये हो जाएगा x2 अपॉन √4 y2 h2। तो ये वैल्यूज़ आपको बताएगी। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो x है, वो दोनों के लिए कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे x1 और x2 को हम लिख सकते हैं x अपॉन √4 इंटू y1 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 और h1 आपको दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू x √4 इंटू y2 और h2 दिया हुआ है 5। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y1 इज इक्वल टू 5y2 या 3y1 माइनस 5y2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो इक्वेशन हुई एक। दूसरी इक्वेशंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये जो डायग्राम है वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक y1 और यहाँ से लेके यहाँ तक y2, मतलब जो y1 माइनस y2 होगा वो इतनी डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक y1 है, यहाँ से लेके y2 है, तो डिफरेंस y1 माइनस y2 का जो डिफरेंस है वो इन दोनों डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, मतलब 5 माइनस 3, ये 5 माइनस 3 इट इज़ 2। तो इक्वेशन हो गई 2। तो इन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट और सेकंड को, तो वहाँ से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन थी आपकी 3y1 माइनस 5y2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y1 माइनस 3y2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम दोनों ने सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ से माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हुआ और ये हो जाएगा आपका, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो माइनस 2y2 और इसमें से इसको करोगे तो माइनस 6। तो यहाँ से जो y2 है वो वैल्यू होगी आपकी 3 के बराबर, y2 आपकी हो जाएगी 3 मीटर के बराबर। तो y2 3 मीटर आया। हमें कैलकुलेट करना है x को, तो कोफिशिएंट ऑफ CV आपको दिया हुआ है 0.96 जो कि है आपका x अपॉन √4 इंटू y2 इंटू h2। तो यहाँ से x अपॉन √4 y2 आपने कैलकुलेट किया 3 और h2 आपने कैलकुलेट किया 5। तो इस इक्वेशन से हम x को कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए आपको इतना ऑब्जेक्टिव में डिटेल नहीं आती, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए अगर डायरेक्ट वैल्यूज़ आपको दी हुई होती तो किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ जब आप x को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी लगभग आएगी, इट इज़ 7.436, इट इज़ 7.436 मीटर, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका इस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्चार्ज फ्रॉम लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफिस की। इससे पहले हमने डिस्चार्ज के बारे में बात किया था कि जो डिस्चार्ज ओरिफिस से कैसे कैलकुलेट किया जाए, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो ओरिफिस है वो एक लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफिस है। जनरली हमने जब भी बात की थी डिस्चार्ज की तो हमने दो चीज़ों को कंसीडर किया था। पहला था आपका डिस्चार्ज के लिए मुझे एरिया चाहिए होता है और वहाँ की जो वेलोसिटीज़ है वो चाहिए होती है। तो अगर सपोज आपके पास इस तरह से कोई भी लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफिस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर जो हेड अवेलेबल है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिफिस जो कि डेप्थ है 5 टाइम्स डेप्थ से कम हो तो वो लार्ज ओरिफिस कंसिडर होती है। सपोज इस तरह का ही कोई केस है। तो अब इस ओरिफिस के लिए
एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज रेक्टेंगुलर है तो एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ दिया होगा। लेकिन मेन बात है कि जो वेलोसिटीज़ है वो कैसे कैलकुलेट की जाए, क्योंकि जैसे ही ये डेप्थ आपकी ज़्यादा हो जाएगी हेड के कंपैरिजन में, तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटीज़ है वो आपकी अलग अलग होगी, क्योंकि जो वेलोसिटीज़ है वो आपका डेप्थ का फंक्शन होगी, लेकिन हर पॉइंट पे वेलोसिटीज़ अलग अलग होंगी। वहाँ स्मॉल ऑरिफिस होने की वजह से हमने एवरेज वेलोसिटी को √2gh काउंट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटीज़ होगी वो अब कांस्टेंट नहीं होगी। तो उसके लिए क्या किया जाए वो हम देखेंगे, कैसे डिस्चार्ज को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। सबसे पहले अगर ये डायग्राम की बात करें तो जो H1 दिया होगा आपको हाइट ऑफ लिक्विड अबव द टॉप एज ऑफ ऑरिफिस, ये आपकी टॉप एज ऑफ ऑरिफिस है, इससे अबव कितना हेड अवेलेबल है H2, इस बॉटम एज से आपका लिक्विड कितना अवेलेबल है B, इस रेक्टेंगुलर जो भी ऑरिफिस है उसकी जो विड्थ है वो आप कितनी कंसीडर करते हो, D आपकी हो जाएगी इसकी जो डेप्थ है, मतलब ये H2 - H1 वो कितना है, और CD आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ये सारी वैल्यूज़ को अगर हम माने और हम देखें कि जो डिस्चार्ज है, हालांकि जो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन फटाफट हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो फॉर्मूला है वो याद रखने की आपको ज़रूरत है। तो देखते हैं कि इससे हम डिस्चार्ज को कैसे कैलकुलेट करें। तो लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस से हम डिस्चार्ज को कैसे कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा उसका इस तरह से होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे जो वेलोसिटीज़ अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप, एक स्मॉल स्ट्रिप को कंसीडर करते हैं। सपोज मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप को यहाँ पे कंसीडर किया, इस स्मॉल स्ट्रिप को कंसीडर किया जो कि इस फ्री सरफेस से आपकी h डिस्टेंस पे थी, फ्री सरफेस से h डिस्टेंस पे है, और इसकी जो थिकनेस है वो आपकी है dh, थिकनेस है आपकी dh। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस स्मॉल स्ट्रिप से डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना होगा, और ये मान लिया जाएगा कि जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऐसी कई सारी स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, क्योंकि स्मॉल स्ट्रिप की बात करें एरिया की, तो एरिया अगर मैंने कंसीडर की थी, इसकी जो विड्थ है वो b है, इसकी जो थिकनेस है वो dh है, तो एरिया हो जाएगा b × dh। दूसरी अगर हम बात करें वेलोसिटी एट स्ट्रिप, इस स्ट्रिप पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो ये स्ट्रिप है, मतलब ये यहाँ पे जो स्ट्रिप है ये कितनी डेप्थ पे है, h डेप्थ पे है। तो h डेप्थ पे वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इट इज़ √2gh, ये होगी √2g और स्मॉल h। तो ये बात हुई एरिया की और ये बात हुई वेलोसिटी की। तो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी एलिमेंट से हम डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। तो स्मॉल डिस्चार्ज की अगर हम बात करें dq की, तो एक्चुअल डिस्चार्ज की बात करें तो ये हो जाएगा CD, वेलोसिटी है आपकी √2gh और एरिया आपका b × dh। तो ये तो बात हुई एक स्मॉल डिस्चार्ज इस एलिमेंट की, और मुझे क्योंकि स्मॉल डिस्चार्ज से मतलब नहीं है, मुझे कंप्लीट डिस्चार्ज चाहिए। तो कंप्लीट डिस्चार्ज या टोटल डिस्चार्ज, जो टोटल डिस्चार्ज होगा, टोटल डिस्चार्ज जो Q होगा वो इसका इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि यह जो क्रॉस सेक्शनल है ये कई सारी ऐसी सिमेट्रिकल स्ट्रिप से बनी हुई हैं। तो Q हो जाएगा dq, और ये जो स्ट्रिप है उसकी जो लिमिट्स होंगी वो कहाँ से वेरी हो सकती हैं, ये वेरी हो सकती हैं आपकी h1 से लेके h2 तक। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा CD × √2g × b, और इंटीग्रेशन होगा h1 से h2 किसका, √h dh, √h का इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ से जो फाइनल अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फाइनल फॉर्मूला देखो क्या होगा, CD × √2g × b, और √h का मतलब h की पावर हो जाएगा 3/2, और नीचे भी आपका हो जाएगा 3/2। लिमिट्स आपकी होगी h1 से लेके h2। तो जो फाइनल फॉर्मूला होगा यहाँ 3/2 है, तो आगे जाके ही हो जाएगा 2/3 √2g × CD × b, ये सब वैल्यू हो जाएंगी, और h2 h1, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा h2 की पावर 3/2 और माइनस h1 की पावर 3/2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, इट इज़ फॉर्मूला फ्रॉम लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस की। तो मतलब 2/3 कांस्टेंट, √2g कांस्टेंट, CD की वैल्यू हमें पता है, b विड्थ है, h2 और h1 हमें पता होना चाहिए। h2 मतलब बॉटम एज से कितनी हाइट है फ्री सरफेस की, और h1 मतलब अपर एज से कितनी सरफेस है। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इट इज़ 2/3 √2g CD b
H2 की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2। लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफिस को और ज़्यादा समझने के लिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू ए रेक्टेंगुलर ओरिफिस 2 मीटर वाइड। 2 मीटर वाइड आपका, जब सपोज बी आपको दिया हुआ है 2 मीटर वाइड बता रखा है, एंड 1.5 मीटर डीप। 1.5 मीटर डीप, डीप का मतलब डेप्थ अगर मान लें 1.5 मीटर डीप। fitted to a water tank. The water level in the tank is 3 meter above the top edge of the orifice. 3 मीटर above the top edge of the orifice, मतलब ये वैल्यू आपको दी हुई है 3 मीटर above the top edge of the orifice, मतलब आपको H1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, CD की वैल्यू दी हुई है 0.62 और हमें डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना है। तो डिस्चार्ज के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। Q का बात हुई थी तो इट इज़ 2/3 CD रूट 2G इंटू बी, ब्रैकेट के अंदर था H2 रेज टू पावर 3/2 माइनस H1 रेज टू पावर 3/2। तो वैल्यू की बात करें 2/3, CD आपको 0.62 अंडर रूट 2, G की वैल्यू 9.81, विड्थ आपको दी हुई है B 2 मीटर, ब्रैकेट के अंदर H2 आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको H1 दिया हुआ है और ये डेप्थ आपको दी हुई है, इट इज़ 1.5 मीटर। तो अगर ये आपका 3 मीटर है तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो H2 माइनस H1 है वो 1.5 मीटर हो जाएगा और यहाँ से H2 की वैल्यू हो जाएगी 3 और प्लस 1.5, इट इज़ 4.5 मीटर। तो यहाँ से H2 की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास आएगी 4.5 रेज टू पावर 3/2 और माइनस H1 3 रेज टू पावर 3/2। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है लेकिन यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि H2 और H1 को कैसे निकाला जाए। कई बार ये डायरेक्ट वैल्यूज़ भी दी होती हैं, कई बार डेप्थ से भी निकाला जाता है, तो किसी भी वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। तो बस इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आएगा जो कि आपका कैलकुलेट होके आएगा, इट इज़ 15.917, इट इज़ 15.917 यूनिट होगी आपकी मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्चार्ज थ्रू फुल्ली सबमर्ज्ड ओरिफिस। मैंने पहले भी आपको बताया था फुल्ली सबमर्ज्ड ओरिफिस का मतलब क्या है कि जो ओरिफिस से डिस्चार्ज होता है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में नहीं होगा, वो किसी ड्रॉन कंडीशन में होगा, किसी लिक्विड में आपका डिस्चार्ज होता है। इस तरह से सपोज यहाँ पे जो ओरिफिस है इसका जो डिस्चार्ज हो रहा है वो इस दूसरे टैंक में आपका होता है और ये डायमेंशन दी हुई हैं, H1 अपर एज से कितनी सरफेस डिस्टेंस है, बॉटम एज से कितनी है और इस टैंक की इस फ्री सरफेस से डिस्टेंस कितनी है जो कि H दिया हुआ है। तो इसके लिए जो डिस्चार्ज है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं CD, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो गया B, इसकी विड्थ हो गया, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 और अंडर रूट 2 इंटू G इंटू H। तो इस फॉर्मूले से किसी भी फुली सबमर्ज्ड या कंप्लीटली सबमर्ज्ड ओरिफिस के डिस्चार्ज को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें डिस्चार्ज थ्रू पार्शियली सबमर्ज्ड ओरिफिस। पार्शियली सबमर्ज्ड ओरिफिस को मैंने पहले ही बताया था, कुछ पोर्शन आपका फ्री डिस्चार्ज होगा और कुछ पोर्शन आपका सबमर्ज्ड होगा। तो डिस्चार्ज कैलकुलेट, टोटल डिस्चार्ज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल डिस्चार्ज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्चार्ज हम कह सकते हैं डिस्चार्ज थ्रू सबमर्ज्ड एरिया प्लस डिस्चार्ज थ्रू फ्री एरिया, मतलब टोटल डिस्चार्ज को हम कह सकते हैं Q1 प्लस Q2, जहाँ पे Q1 सबमर्ज्ड में से कितना डिस्चार्ज है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सबमर्ज्ड के लिए हमने फॉर्मूला लिखाया था, इट इज़ CD इंटू B, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अब जो वैल्यूज़ हो जाएगी वो यहाँ तक H2 है और यहाँ तक वैल्यू है H, तो ये हो जाएगी H2 माइनस H और इंटू रूट 2 इंटू G इंटू H प्लस ये जो फ्री है, ये जो लेवल है फ्री, यहाँ से यहाँ तक के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेक्टेंगुलर लार्ज ओरिफिस के लिए फॉर्मूला लगाया था, क्योंकि फ्री टू द एटमॉस्फेयर, ये हो जाएगा 2/3 रूट 2G इंटू CD इंटू B और ब्रैकेट के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक H, तो ये हो जाएगा H की पावर 3/2 और यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू H1 माइनस H1 की पावर 3/2। तो इस हिसाब से जो टोटल डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज थ्रू सबमर्ज्ड पोर्शन और डिस्चार्ज थ्रू फ्री पोर्शन, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी ओरिफिस के लिए सबमर्ज्ड ओरिफिस, पार्शियल ओरिफिस या फ्रीली ओरिफिस के लिए डिस्चार्ज की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं।
नेक्स्ट हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक है आपका टाइम ऑफ एम्प्टिंग ए टैंक थ्रू एन ओरिफिस एट बॉटम। मतलब एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई भी वेसल है, सपोज सिलिंड्रिकल वेसल है या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल होना चाहिए, उसका कोई भी वेसल है और उसके आपने बॉटम में ओरिफिस प्रोवाइड की हुई है, तो टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करें या एक लेवल से दूसरे लेवल तक आने में कितना टाइम लगेगा उसकी बात करें। तो ये अगर हम बात करें, सपोज कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि जो ए है एरिया ऑफ टैंक, उसके बाद आपने ये जो बॉटम में ओरिफिस प्रोवाइड करवा रखी है, तो इसको हम बोलते हैं ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओरिफिस। तो बात हम ये करते हैं कि सपोज इनिशियल लेवल आपका ये है एच, और इस H1 मतलब इस बॉटम से ओरिफिस को रेफरेंस मानते हुए ये अगर H1 है, तो H1 से लेके H2 तक आने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, या इस टैंक को पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सपोज हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक स्मॉल स्ट्रिप को यहाँ पे मानते हैं सपोज, और मान लिया कि जो ये स्मॉल स्ट्रिप है यहाँ पे कुछ टाइम इंटरवल मतलब dt टाइम में ये जो स्ट्रिप है वो कुछ नीचे होगी, क्योंकि यहाँ से वो बाहर निकलेगा। तो सपोज ये स्ट्रिप आपकी dt टाइम में इधर आई, और इस स्ट्रिप को हमने मान लिया dh थिकनेस, इसको हमने मान लिया dh। ठीक है, तो बात ये होती है कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, एक सेंटेंस में ऐसा क्या कंसेप्ट लगाएं कि जिससे हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंसेप्ट क्या लगेगा वो इंपॉर्टेंट है। किसी भी टाइम के लिए हम कंसेप्ट क्या लगाते हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो स्ट्रिप है वो इस DH अमाउंट से नीचे आई, और इस DH को अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका हो जाता है वॉल्यूम। मतलब यहाँ से जो वॉल्यूम है उसमें कमी आई, जितना वॉल्यूम आपका इस टैंक में से नीचे की तरफ जाएगा उतना ही वॉल्यूम आपका यहाँ से निकलेगा, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं वॉल्यूम लीविंग द टैंक इन टाइम dt इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू ओरिफिस, वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू ओरिफिस। इसी एक कंसेप्ट से कितना टाइम इंटरवल होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो चीज़ें चाहिए, कितना वॉल्यूम आपका लीव हुआ इस टैंक के अंदर से, तो वॉल्यूम क्लियरली है आपको, अगर इसकी DH डिस्टेंस से नीचे आया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो गया, क्योंकि ये लीव कर रहा है तो यहाँ माइनस साइन आएगा इंटू A इंटू DH। माइनस साइन इसलिए आएगा क्योंकि लेवल में आपकी कमी हुई, माइनस A इंटू DH, तो वॉल्यूम कितना लीव हुआ इज इक्वल टू, अब बात करें इस ओरिफिस से कितना वॉल्यूम निकलेगा। तो अभी तक हमने जो ओरिफिस के बारे में केवल डिस्चार्ज के बारे में बात की थी, वॉल्यूम के बारे में हम कैसे कैलकुलेट करें वो हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं dt टाइम में कितना वॉल्यूम कैलकुलेट हुआ। क्योंकि जब भी डिस्चार्ज की बात होती है इट इज़ वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम t। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखा सकते हैं, डिस्चार्ज इंटू dt। तो ये हो जाएगा डिस्चार्ज फ्रॉम ओरिफिस और इंटू dt। तो ये हो जाएगा माइनस a इंटू DH इज इक्वल टू डिस्चार्ज। किसी भी ओरिफिस से डिस्चार्ज के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ बात हो रही है एक्चुअल डिस्चार्ज की, तो हो जाएगा CD, एरिया हो जाएगा A, और यहाँ की जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि हम इस h डिस्टेंस पे ही मानते हैं, इस h डेप्थ से इस स्ट्रिप से कितनी वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी √2 इंटू G इंटू H, और टाइम आपका हो जाएगा dt। तो इस एक सेंटेंस से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना समय लगा। तो यहाँ अगर हम बात करें dt की, तो ये dt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस A DH, और नीचे आपका जो होगा CD इंटू A इंटू √2 इंटू G इंटू H। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम आपका इस टैंक को खाली होने में लगेगा। तो अब हमें ये देखना है कि जो H1 से लेके H2 तक गिरने में कितना टाइम लगेगा, ये हमारी फाइनल इक्वेशन थी। तो अगर हम शुरुआत करें 0 टाइम से और टाइम चले जाएं t तक और लेवल आपका H1 से H2, तो यहाँ पे dt की लिमिट भी डिफाइन हो जाएंगी, यहाँ पे dh की लिमिट भी डिफाइन हो जाएंगी। तो इंटीग्रेशन होगा dt का टाइम 0 से t तक, और इंटीग्रेशन होगा H1 मतलब ये जाए हाइट है H1 से लेके H2 तक, ये हो जाएगा माइनस A अपॉन CD इंटू A इंटू √2G, √h है तो यहाँ पे h की पावर 1/2, तो h की पावर -1/2, और ये हो जाएगा dh। तो टाइम
जीरो से लेके टी है तो ये तो सिंपली टी आ जाएगा। यहाँ बात करें माइनस ए सी डी इंटू ए इंटू रूट 2g, ब्रैकेट के अंदर अगर हम बात करें h की पावर -1/2, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो h की पावर -1/2 + 1 और यहाँ पे -1/2 + 1, लिमिट हो जाएंगी आपकी h1 से h2। और फाइनली अगर t को देखें तो माइनस ए, यहाँ पे अगर हम बात करें -1/2, ये 1/2 है तो 1/2 होते ही 2 ऊपर आ जाएगा, 2a अपॉन सी डी इंटू ए इंटू रूट 2g, ब्रैकेट के अंदर ये h की पावर 1/2 है, h की पावर 1/2 आते ही रूट h हो गया, रूट h का मतलब हो जाएगा रूट h2 माइनस रूट h1। और चूंकि माइनस साइन है, इस माइनस साइन को अगर हम यहाँ पे ले जाएं तो ये t हो जाएगा 2a अपॉन सी डी इंटू ए इंटू रूट 2g और ब्रैकेट के अंदर रूट h1 माइनस रूट h2। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बना। किसी भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, किसी भी डेप्थ h1 से लेके h2 तक आने में कितना टाइम लगेगा किसी भी ओरिफिस से। तो यहाँ सब चीज़ें कांस्टेंट है। देखो 2 एरिया ऑफ टैंक कांस्टेंट रहेगा, सी डी ओरिफिस के लिए कांस्टेंट रहेगा, ओरिफिस का एरिया कांस्टेंट रहेगा, जी कांस्टेंट रहेगा, चेंजेस केवल होंगे h1 और h2 में। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो टाइम ऑफ एम्प्टिंग ए टैंक, ये फॉर्मूला टाइम ऑफ एम्प्टिंग ए टैंक नहीं है, यहीं से ही लेकिन वो फॉर्मूला डिराइव्ड होता है। कैसे होता है? टाइम ऑफ एम्प्टिंग का मतलब क्या है? जब ये लेवल h1 यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए, इसका मतलब जो फाइनल लेवल h2 था, फाइनल लेवल जो h2 था वो आपका किस तरफ आ जाए, इस ओरिफिस पे आ जाए, तब जाके टैंक आपका खाली हो जाएगा। इसका मतलब जब ये h2 की वैल्यू आप 0 रखते हो, h2 की वैल्यू जब आप 0 रखते हो तब आप कह सकते हो कि जो टाइम है एम्प्टिंग का वो कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें, टाइम ऑफ एम्प्टिंग व्हेन h2 बिकम्स 0, तो यहाँ से t आप लिख सकते हो, इट इज़ 2a सी डी ए रूट 2g और यहाँ पे रूट h1। तो इससे हम कितना टाइम आपका खाली होने में लगा उस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ आपके फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये फॉर्मूला याद है तो आप टाइम ऑफ एम्प्टिंग भी निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे h2 की वैल्यू ही केवल यहाँ पे 0 करनी होती है। एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ए सर्कुलर टैंक ऑफ डायमीटर 4 मीटर कंटेन्स वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर। द टैंक इज प्रोवाइडेड विद एन ओरिफिस ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर at the bottom. Find the time taken by water to fall from 5 meter to 2 meter. सेकेंड पार्ट में दिया है फॉर कम्प्लीटली एम्प्टिंग टू टैंक टेक सी डी इज इक्वल टू 0.6। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं। वैल्यूज़ आपको क्या दी हुई हैं? जो सर्कुलर टैंक है डायमीटर 4 मीटर, मतलब कैपिटल ए जो हो जाएगा, मतलब जो कैपिटल ए की वैल्यू हो जाएगी इट इज़ π/4। डायमीटर आपको दिया हुआ है 4 मीटर, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी ओरिफिस का एरिया दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है तो एरिया आपका हो जाएगा π/4 और इसका जो है 0.5 मीटर। दूसरा वैल्यू दी हुई है h1, हाइट 5 मीटर है और 5 मीटर से 2 मीटर तक गिरने में कितना टाइम लगेगा। सी डी की वैल्यू भी दी हुई है 0.6। तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए टाइम का फॉर्मूला था 2a आपका फॉर्मूला था सी डी इंटू ए इंटू रूट 2g और ब्रैकेट के अंदर था आपका h1 रूट h1 माइनस रूट h2। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2a की वैल्यू आपकी π/4, 4 का स्क्वायर, वैल्यूज़ रखनी है, बाकी आपका फॉर्मूला है सी डी की 0.62, ये पी/4 0.5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.81 और ब्रैकेट के अंदर रूट h1 रूट 5 माइनस रूट 2। और इसको जब आप सॉल्व करोगे ये वैल्यू आपकी सॉल्व होके आएगी, इट इज़ 39.58 सेकेंड। 39.58 सेकेंड पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है जब आप टाइम h2 बराबर 0 रखोगे तो t बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 2a सी डी ए रूट 2g और रूट h1। वैल्यूज़ रखेंगे सारी, 2 इंटू π/4, 4 का स्क्वायर अपॉन 0.6 π/4 0.5 का स्क्वायर 2 इंटू 9.81 और मल्टीप्लाई रूट h1 मतलब 5। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 107.7
सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे टाइम एम्प्टिंग है और ये किसी लेवल से किसी लेवल तक गिरने में। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम डील्स करते हैं, किसी भी टैंक से कितना समय लगेगा किसी भी फ्लूइड के ख़त्म होने में या किसी भी लिक्विड को लेवल 0 तक आने में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द माउथ पीस। तो माउथ पीस एक्चुअल में है क्या? माउथ पीस इट इज़ ए short length of pipe which is 2 to 3 times of its diameter fitted one side of the tank and it is also used to calculate the discharge from the tank। तो माउथ पीस एक्चुअली में क्या है? एक स्मॉल लेंथ का पाइप है जिसका जो लेंथ है वो लगभग 2 से 3 गुना इसका जो डायमीटर है उसके बराबर लिया जाता है और उसको टैंक में फिट किया जाता है। इसके बाद बात की जाती है कि जो माउथ पीस है उसको किस प्रकार से क्लासीफाइड किया जाता है। तो जनरली माउथ पीस को सबसे पहला कैटेगरी होती है, माउथ पीस आपकी एक्सटर्नल माउथ पीस भी हो सकती है, माउथ पीस आपकी इंटरनल माउथ पीस भी हो सकती है। पहला कैटेगरी ये होता है। दूसरी कैटेगरी हम बात करें, दूसरी कैटेगरी आपकी होती है जो माउथ पीस है उसकी जो शेप है, माउथ पीस आपकी सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, आपकी कन्वर्जेंट माउथ पीस भी हो सकती है, आपकी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट माउथ पीस भी हो सकती है। दूसरा अगर हम बात करें माउथ पीस की तो इंटरनली जो माउथ पीसेस होती हैं उसमें भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, माउथ पीस रनिंग फ्री और माउथ पीस रनिंग फुल। तो एक एक करके हम थोड़ा डिस्कस में डिटेल में नहीं जाके जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अबाउट द माउथ पीस उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस की, इस तरह से क्या होगा? ये माउथ पीस मैंने आपको डिफाइन किया था, इट इज़ ए स्मॉल लेंथ ऑफ पाइप विच इज़ 2 to 3 डायमीटर और 2 to 3 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर। और जनरली इस केस में देखें तो यहाँ जो जेट निकला पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन कुछ टाइम बाद मोमेंटम की वजह से ये बिल्कुल कम्प्लीटली आपका इस सिलेंड्रिकल माउथ पीस से होके गुजरा। तो इस केस में जो CC की वैल्यू है वो 1 ली जाती है। क्यों ली जाती है? क्योंकि जो डायमीटर है ऑफ जेट, diameter of jet is equal to diameter of mouthpiece at outlet। तो ये इसीलिए जो CC की वैल्यू है वो जनरली इस केस में एक्सटर्नल माउथपीस के केस में 1 ली जाती है। इस केस में बात करें CV की तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है लगभग 855। और बात करें हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इट इज़ CC इंटू CV। तो ये भी वैल्यू आपकी हो जाती है 0.855। तो जनरली माउथ पीस और ओरिफिस में डिफरेंसेस क्या हैं? माउथ पीस और ओरिफिस में, ओरिफिस की जब हम बात की थी तो हम जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो लगभग 0.62 आता है, लेकिन यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो आपका लगभग 0.855 आता है। तो इसका मतलब जो डिस्चार्ज होगा वो माउथ पीस से एज़ कम्पेयर टू द ओरिफिस ज़्यादा होगा। तो ये बात हुई एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द इंटरनल माउथ पीस, जिसको हम बोर्डास माउथ पीस भी कहते हैं। इंटरनल माउथ पीस का मतलब है इस तरह से अगर आपका जो भी ये माउथ पीस है ये इनवर्डली एक्सटेंड हो, अंदर की तरफ हो किसी टैंक के, तो उसे हम इनवर्ड या इंटरनल या बोर्डास माउथ पीस भी बोलते हैं। तो बोर्डास माउथ पीस में भी 2 तरह से माउथ पीस को डिफाइन किया गया है। एक आपका होता है रनिंग फ्री और दूसरा होता है रनिंग फुल। रनिंग फ्री का मतलब यहाँ हम देख सकते हैं, रनिंग फ्री का मतलब है जब आपका यहाँ से जेट निकला, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो इस माउथ पीस से बिना टच हुए बाहर की तरफ निकले तो उसे हम बोलते हैं रनिंग फ्री। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी लॉस होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। लॉस तभी होगा जब ये जेट है वो माउथ पीस की इंटरनल सतह से निकलता हुआ जाए, लेकिन इस केस में जो लॉसेज हैं उसको हम नहीं मानते, नेगलेक्ट करते हैं। तो इस केस में अगर हम बात करें, और दूसरी बात की ये जो रनिंग फ्री होगी या जो रनिंग फुल का मतलब यहाँ हम देख सकते हैं, रनिंग फुल का मतलब है जैसे ही थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा कुछ टाइम बाद ये जो है माउथ पीस से टच होते हुए निकलता है, तो इसे हम बोलते हैं रनिंग फुल। फुल्ली आपका माउथ पीस है से टच होके चल रहा है और ये माउथ पीस से बिना टच हुए चलता है, तो इसको रनिंग फ्री बोला गया, इसको रनिंग फुल बोला गया। दूसरा क्या पैरामीटर्स है कि रनिंग फुल होगा या रनिंग फ्री होगा, तो यहाँ ये देखा गया कि जो माउथ पीस की अगर जो लेंथ है वो इसके डायमीटर के अगर आप बराबर लेते हो तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा वो रनिंग फ्री होगा, और अगर आप लेंथ जो है वो उस डायमीटर की 3 टाइम्स लेते हो, जनरली लेंथ अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो वो आपकी रनिंग फुल होगी। दूसरी अगर बात करें CC की, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की, तो इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 0.5 कैलकुलेट होता है, और जो CV है उसकी वैल्यू हम जनरली 1 लेते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता। तो अल्टीमेटली CD की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आती है, इट इज़ 0.5। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रनिंग फुल की, तो रनिंग फुल के केस में
चूँकि रनिंग फुल के केस में आप जो CC है वो 1 लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डायमीटर है और जो जेट का डायमीटर है वो माउथपीस के डायमीटर के बराबर आता है, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू हम 1 लेते हैं। और जब कैलकुलेट करते हैं हम CV, क्योंकि यहाँ पे हम लॉस को कंसीडर करेंगे, तो जब आप लॉस को कंसीडर करते हो तो CV की वैल्यू आती है 0.707, और इस वजह से जो CD की वैल्यू निकल के आई 0.707। तो ये वैल्यूज़ हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं कि जो बोर्डास माउथपीस के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटीज़ है उसकी वैल्यूज़ क्या होगी, यहाँ CV की वैल्यूज़ रनिंग फ्री के केस में क्या होगी, CD की वैल्यू क्या होगी, इन सब से आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये आपका लगभग ऑरिफिस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो माउथ पीस है उसमें हम लगभग इन चीज़ों से डील करते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ आपका ये जो मैंने बताया वही आपका इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द ऑरिफिस।